इस वीडियो में हम पास्कल ट्रायंगल की एक और वेरिएशन, जिसमें हमें अगर कोई रो इंडेक्स दिया हो और हमें पास्कल ट्रायंगल की वो पूरी रो प्रिंट करनी हो तो वो हम कैसे एफिशिएंटली कर सकते हैं उसको देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमें ये पूरा का पूरा पास्कल ट्रायंगल प्रिंट करना हो तो हम वो कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हमें एक जीरो इंडेक्स, जैसे ये 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से हमें एक रो प्रिंट करने को कहा जाएगा। जैसे अगर हमें रो इंडेक्स 3 प्रिंट करने को कहा जाए तो हमें ये पूरी रो 1, 3, 3, 1 ये प्रिंट करनी है। नाउ एक तरीका तो क्या है, हम ये पूरा का पूरा पास्कल ट्रायंगल बिल्ड करें और उसमें फिर थर्ड इंडेक्स ये वाली रो हम रिटर्न कर दें। पर इससे हमने देखा था कि हमारी टेबलिटी क्या आती है, n स्क्वायर। लेकिन क्योंकि हमें केवल एक ही सिंगल रो प्रिंट करनी है तो हम इसको O ऑफ n इसमें कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे वही आज हम देखेंगे। जो भी पास्कल ट्रायंगल की एक रो होती है, जैसे मैं ये लूँ 0, 1, 2, 3, 4, ये मेरी थर्ड रो लूँ, तो इसके एलिमेंट को हम कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? इसका स्टार्टिंग वाला एलिमेंट होगा 3C0, फर्स्ट एलिमेंट होगा 3C1, नेक्स्ट एलिमेंट होगा 3C2 और नेक्स्ट होगा 3C3। इस तरह से हम थर्ड रो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे फोर्थ रो को रिप्रेजेंट करना हो तो इसका क्या होगा, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 और 4C4। इस तरह से हम इस रो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4C0 हमारा क्या होगा 1, 4C1 क्या होगा 4, 4C2 हमारा क्या होगा 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 यानी कि 6। सिमिलरली 4C3 हमारा क्या होगा 4C1 के इक्वल 4 और 4C4 हमारा क्या होगा 1, 1, 4, 6, 4, 1। इस तरह से हमारी फोर्थ रो रहेगी। तो हर एक रो हमारी क्या होगी, जैसे अगर मैं nth रो लूँ तो NC0, NC1, NC2 अप टू NCN। इस तरह से हमारी पूरी रो रहेगी। तो अगर हमें पता है कि हमारी रो की वैल्यू ये होगी तो अब हमें पूरा का पूरा पास्कल ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली इन वैल्यूज को एफिशिएंटली कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ एनसीआर क्या होता है आपका, n इंटू n-1 इंटू अप टू n-r+1। ये तो आएगा आपका टॉप में और नीचे क्या आएगा 1 इंटू 2 इंटू अप टू r। जितनी ये होगी हमारे r होगी इतनी टर्म्स ऊपर रहेंगी और 1 से लेकर r तक नीचे हमारी टर्म्स रहेगी। इन दोनों का डिवीजन ये हमारा एनसीआर होगा। जैसे अगर मुझे 7C2 निकालना है तो ये क्या होगा 7 इंटू 6, 2 टर्म्स ऊपर आएगी और नीचे 1 इंटू 2 ये आएगा। सिमिलरली अगर मुझे 7C3 निकालना है तो क्या रहेगा 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 टर्म्स हमारी ऊपर आएगी और नीचे क्या आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। इस तरह से आएगी। तो एक तरीका तो क्या है कि हमें जो भी निकालना है NC0, NC1, NC2, NC3 जो भी हमें निकालना है हम इसका यूज़ करके निकालें। हर एक के लिए हम लूप लगाएं। या फिर दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि हमें NC0, NC1, NC2 अप टू NCN इस तरह से निकालना है, तो अगर मैं NC3 इसे निकालने के लिए NC2 इसका यूज़ कर पाऊँ तो मेरा ऑपरेशन ऑफ 1 हो जाएगा। जैसे मेरा 7C2 ये क्या है 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 और 7C3 में क्या है ये वाला फैक्टर तो कॉमन ही है, 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 ये तो कॉमन ही है। बस मुझे क्या करना है, जो भी ये वैल्यू आए उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से और डिवाइड करना है 3 से। बेसिकली एक टर्म एक्स्ट्रा मेरी ऐड करनी है। सिमिलरली 7C4 में मुझे क्या करना है, जो ये मेरा वैल्यू आएगी 7C3 की जो वैल्यू आएगी इनटू में 4 डिवाइडेड बाय 4 ये मुझे करना होगा। एक टर्म मेरी यहाँ पर ऐड होगी और एक टर्म मेरी यहाँ पर ऐड होगी। तो ये जो वैल्यू थी उसमें मुझे बस 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो इस चीज़ का यूज़ करके हम सिंपली एक ट्रेवल्सर में हमारी सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हमें पता है NC0 ये तो हमेशा 1 ही होता है, तो हम फर्स्ट एलिमेंट इसको तो 1 डाल देंगे। सिमिलरली लास्ट एलिमेंट NCN ये भी आपका 1 ही होता है, लास्ट एलिमेंट को भी हम 1 डाल देंगे। हमें कैलकुलेट क्या करना है, बीच के एलिमेंट्स NC1, NC2, NC3 एंड सो ऑन, हमें बीच के एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो NC1 हमारा क्या रहेगा, एक टर्म ऊपर n ऊपर और नीचे 1, हम इससे NC1 कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हमें नेक्स्ट टर्म NC2 कैलकुलेट करना है, तब क्या आएगा n-1 ऊपर n-1 आएगा नीचे क्या आएगा 2 आएगा, तो हम केवल इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जब ये NC3 निकालना है तो हम क्या करेंगे n-2 और नीचे 3। बेसिकली हमारा क्या रहेगा, हर एक टर्म में n-r+1 ये तो ऊपर मल्टीप्लाई में रहेगा डिवाइड बाय r, ये हमारा फैक्टर रहेगा जिससे हम प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी न्यू टर्म कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे अगर इसके बाद मुझे NC4 निकालना हो तो मेरा इस फॉर्मूले से क्या आएगा n-r मेरा कितना है 4 + 1 डिवाइड बाय 4 और ये मेरा क्या बनेगा n-3 बाय 4 और यहाँ पर मेरा क्या आता यही आता n-3 बाय 4।
तो इस फॉर्मूले से हर बार हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमारी नेक्स्ट टर्म हमें मिलती जाएगी। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमें n दिया था कि हमें nth रो को प्रिंट करना है और ये 0th इंडेक्स रो थी। तो हमारे इस रो में कितने एलिमेंट रहेंगे? 0 में 1 थे, 1 में 2 थे, ith में कितने होंगे? i+1। तो हमने एक n+1 इतने साइज का वेक्टर ले लिया जिसमें हमारी वैल्यूज को स्टोर करेंगे और लास्ट में इसको रिटर्न करेंगे। अब हमें क्या करना है? हमें पता है हमारा स्टार्टिंग का एलिमेंट 0th इंडेक्स और लास्ट एलिमेंट ये हमेशा 1 ही रहेंगे, तो हम इनको 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें 1 से लेकर n बाकी एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं और वो एलिमेंट हमने देखे थे कि कैसे कैलकुलेट करते थे, n-r+1 डिवाइडेड बाय r। ये हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर था, इससे हम मल्टीप्लाई कर जा रहे थे। और किसको मल्टीप्लाई करेंगे? स्टार्टिंग में हम वैल्यू को ले लेंगे 1 इंटू ये वाली वैल्यू, स्टार्टिंग हमारा आ जाएगा n/1। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा n/1 इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? n-1/2। फिर जो रिजल्ट आएगा हमारा इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? n-2/3। इस तरह से हर बार हमें एक न्यू टर्म मिलती जाएगी जिसको हम हमारे वेक्टर में स्टोर करते जाएंगे। लास्ट में हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई और उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो सिंपली हमें जो हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है n-r+1 डिवाइड बाई r, इससे हर बार मल्टीप्लाई करते जाना है और हमें न्यू टर्म मिलती जाएगी। और इसके हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी? हम सिंपल यहाँ पर एक n साइज का लूप लगा रहे हैं और ये वाला ऑपरेशन तो हमारे क्या है? कॉन्स्टेंट है, हम केवल एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे कॉन्स्टेंट ऑपरेशन है। तो हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी? ऑफ n। और हमारा स्पेस कितना आएगा? हमने यहाँ पर आंसर को स्टोर करने के लिए ऑफ n इस साइज का स्पेस लिया, इसके अलावा हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आ जाएगी? ऑफ n। थैंक यू गाइस।